नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, नेफ्रॉन की संरचना मतलब नेफ्रॉन कैसा होता है, उसका आकार कैसा होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, एक एक चीज को हम लोग डिटेल में चेक करेंगे, डिटेल में देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी समझना जरूरी है कि नेफ्रॉन पाया कहाँ पे जाता है। नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है, तो किडनी को थोड़ा सा जान लेते हैं। भैया देखो, किडनी जो है कहाँ पाया जाएगा, आदमी जो है या फिर कोई भी एनिमल है, कोई भी जानवर है, उसके पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है। और ये जो रीढ़ का हड्डी है, ये रीढ़ का जो हड्डी है, रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ पाया जाता है। मतलब हम लोग का पेट जो है निचले हिस्से में, और कहाँ पे उपस्थित होगा, ये जो रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ पाया जाता है। और कितना पाया जाता है, आदमी के शरीर में एक जोड़ी होता है, मतलब कि 2 ठो पाया जाए। कितना, 2 किडनी होता है। एग्जाम के लिए याद रखो, क्लास 10th में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आदमी के शरीर में कितना किडनी पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 2 किडनी पाया जाएगा। और ये किडनी क्या करता है कि आपके शरीर में जो भी खून है, आपके शरीर में जो भी खून है, उस खून को साफ करने का काम, शुद्ध करने का काम करता है। शुद्ध कैसे करेगा कि जैसे कि ब्लड में क्या है, वेस्ट मटेरियल है, हानिकारक पदार्थ है, या फिर ज्यादा पानी हो गया है, एक्सेस वाटर है, उन सबको बॉडी से बाहर निकालने का, बॉडी से फिल्टर करने का जो काम करता है, वो कौन करता है, किडनी करता है। अब बात करें किडनी किससे बना हुआ है, वो नेफ्रॉन से मिलके बना है। किससे बना है, नेफ्रॉन से मिलके बना है। किडनी जो बना है भैया, वो किससे बना है, नेफ्रॉन से मिलके बना हुआ। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी किसका बना हुआ है, नेफ्रॉन से मिलके बना है। मतलब कि किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है, वो है नेफ्रॉन। कौन है, नेफ्रॉन है। भैया अगर नेफ्रॉन किडनी है, तो किडनी के स्टडी को क्या कहते हैं, किडनी का अध्ययन जिसमें करते हैं, किडनी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। किसमें क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर है किडनी के डॉक्टर को क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। यह बात था अभी तक इधर का किडनी का। अब बात मुद्दे पे आते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझो नेफ्रॉन होता क्या है। नेफ्रॉन क्या होता है कि किडनी जो है वो जो किससे बना है, नेफ्रॉन से ही बना हुआ है। लगभग 10 लाख, कितना, 10 लाख नेफ्रॉन मिलके क्या बनाया है, एक किडनी बनाया है। और प्रत्येक किडनी में कितना पाया जाएगा, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। सोचो कितना है, फिल्टर लगा हुआ है 10 लाख। ये जैसे एक स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इस तरह से कितना होगा, 10 लाख, लगभग कितना, 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में पाया जाएगा। इस तरह ये क्या है, एक नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या होता है कि नेफ्रॉन किडनी का सबसे छोटा कार्य करने वाला हिस्सा है। हर किडनी में लाखों नेफ्रॉन होते हैं। यह रक्त को साफ करता है। नेफ्रॉन जो है यह क्या है, सबसे छोटा हिस्सा है, ये एक यूनिट है। और यह क्या काम करता है, खून को साफ करने का काम करता है। किसको साफ करेगा, खून को साफ करने का काम करता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यह क्या है, एक नेफ्रॉन है। यह क्या है, एक नेफ्रॉन है। इसका अलग अलग पार्ट है। जैसे ये वाला पार्ट क्या है, ये बीच वाला, इसको कहते हैं कोशिका गुच्छ कहते हैं। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा जाता है, बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहा जाता है, बोमेन संपुट। तो ये 2 चीज पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। पहला हिस्सा क्या है, कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ कहाँ पे पाया जाता है, ये जो वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको पूरे को कहते हैं बोमेन संपुट। ये वाला भाग क्या है, बोमेन संपुट। इसके बीच में क्या है, कोशिका गुच्छ है। भैया ये कहाँ पे है, कोशिका गुच्छ बोमेन संपुट में पाया जाता है। नेफ्रॉन के बोमेन संपुट वाले भाग में, ये जो बोमेन संपुट वाला भाग है, इसी में अभिवाही और अपवाही धमनियां मिलकर जालनुमा संरचना बनाती है, जिसे कोशिका गुच्छ कहा जाता है। कोशिका गुच्छ किसको कहते हैं कि
ये वाला को क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। और इस बोमन संपुट में दो तरह का धमनियां आता है, एक अपवाही और दूसरा क्या, अभिवाही। दो तरह का क्या आता है इसमें, नस आता है, दो तरह का धमनियां आता है जो खून को लाता है और खून को ले जाता है। तो यहाँ पे क्या, एक बहुत सारा जालनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका गुच्छ कहा जाता है। किसको कोशिका गुच्छ कहते हैं, किसमें जो जालनुमा स्ट्रक्चर बना, इसके बीच में, पूरे को नहीं, इसमें बीच में जो जालनुमा स्ट्रक्चर बना है उसको कहते हैं कोशिका गुच्छ कहा जाता है। नेफ्रॉन में सबसे पहले रक्त कोशिका गुच्छ के द्वारा छाना जाता है। भैया यही जो कोशिका गुच्छ है ना, ये बीच वाला, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक ये जो है बाहर वाला बोमन संपुट है और बीच वाला क्या है, कोशिका गुच्छ है। ये बीच वाला क्या है, कोशिका गुच्छ है। तो कोशिका गुच्छ में देखिए एक धमनी जो है अंदर आया है, ये अंदर आ रहा है, एक धमनी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। दो धमनी है, एक धमनी क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, दूसरा बाहर जा रहा है। ये क्या करता है कि ये खून को लाता है और दूसरा खून को ले जाता है। तो यही क्या कहलाएगा, कोशिका गुच्छ कहलाएगा। और कोशिका गुच्छ क्या करता है, ये सबसे पहला स्टेप है जो खून को छानता है, जो खून को शुद्ध करने का पहला प्रक्रिया है भैया। लेकिन यह है ना अंधा है, ये क्या करेगा कि ब्लड जैसे आएगा तो ब्लड में जितना भी चीज रहता है, ब्लड में चाहे वो ग्लूकोज हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन को छोड़ के, प्रोटीन नहीं लेगा, बाकी ये मतलब छोटा छोटा चीज जितना भी रहेगा ये सबको उठा के क्या कर देगा, आगे भेज देता है। क्या करता है, आगे भेज देगा। मतलब क्या कि ये जो हमारा क्या है, कोशिका गुच्छ है, कोशिका गुच्छ पानी को, यूरिया, लवण और ग्लूकोज सबको ये छान देगा। छान के कहाँ दे दिया भैया, कि जो ब्लड में था ना, मान लो कि ये क्या है, वेन है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, इसमें क्या क्या यूरिया है, पानी है, उसके साथ साथ लवण है, ग्लूकोज है, सब जैसे आया यहाँ पे आया। इसको क्या करना था कि ये सारे मटेरियल को वापस भेजना था, जो अच्छा चीज है। लेकिन ये बुढ़वा क्या करता है, उसको भी छान लेता है, उसको भी अपने पास ही रख लेगा, खाली ये ब्लड को वापस भेज देता है, ब्लड और प्रोटीन को वापस भेज देता है। तब क्या होगा कि ये तो काम था कोशिका गुच्छ का। दूसरा आता है बोमन संपुट। क्या नाम है, बोमन संपुट। ये वाला भाग, ये बाहरी जो कटोरी की तरह बना हुआ है, प्याले नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी का नाम है बोमन संपुट। भैया ये जो बोमन संपुट है, ये क्या करता है कि इसके बीच में ये जो जाली नुमा स्ट्रक्चर था, धमनियां जिसमें था, जिसको हम लोग कोशिका गुच्छ कहते हैं, उसको क्या अपने अंदर में ऐसे समा के रखा है, ऐसे पकड़ के रखा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोमन संपुट। और बोमन संपुट का क्या काम होगा कि जो भी इसने छाना है, जो भी पदार्थ क्या क्या लेके आया है, जो भी तरल पदार्थ लिया है, ब्लड से छीना है, ब्लड से खींच लिया है, वह कहाँ चला जाएगा, इस बोमन संपुट में चला जाता है। जैसे यहाँ ने स्ट्रक्चर बनाए हैं कि यहाँ पे क्या था, गुच्छ, कोशिका गुच्छ था, कोशिका गुच्छ पानी को छाना, ब्लड को छाना, सब कहाँ आया, अब आ जाएगा वो कोशिका बोमन संपुट में आ जाएगा, इस वाले पोर्शन में आ जाएगा बोमन संपुट में। तो बोमन संपुट में ये किसी चीज को छानता नहीं है, ये सिर्फ क्या अपने पास ले लिया। बोमन संपुट क्या है, नेफ्रॉन में प्याले नुमा स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन में प्याले नुमा स्ट्रक्चर होता है जो चपटी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है। किसका बना होता है, चपटी कोशिकाओं का बना होता है, सो बोमन संपुट कहते हैं। कोशिका गुच्छ में छाना हुआ पदार्थ बोमन संपुट में इकट्ठा हो जाता है। अब यही चीज बता रहे थे भैया कि ये वाला बीच में क्या है, कोशिका गुच्छ है। इसने पहला स्टेप क्या किया कि जो भी ब्लड था, ब्लड को अपने पास लिया, ब्लड लेने के बाद उसमें जो भी मटेरियल था उसको छान के कहाँ दे देगा, इसी बोमन संपुट में दे देता है। और बोमन संपुट ये कुछ भी छानने का काम नहीं करेगा। बोमन संपुट ऐसा नहीं कि कोई कार्य, सिर्फ क्या है, वहां से इसमें ट्रांसफर हो गया, अब ये आगे ट्रांसफर कर देगा। कहाँ ट्रांसफर करेगा, समीपस्थ नालिका में ट्रांसफर करता है। और मेन काम इसी समीपस्थ जो है, इससे आगे वाला जो पार्ट क्या है, वह समीपस्थ नालिका है।
भैया ये समीपस्थ नालिका क्या करता है कि बोमन संपुट का आगे की ओर अतिरिक्त भाग जो कि घुमावदार नालिका के रूप में होता है समीपस्थ संवलित नालिका कहलाता है। कि ये जो बोमन संपुट से निकला है, यह घुमावदार जो नालिका है, इसी को क्या कहा जाता है? समीपस्थ नालिका कहा जाता है। यह समीपस्थ नालिका क्या करता है? लगभग 70 से 80% कितना? लगभग 70 से 80% जल खनिज बाइकार्बोनेट का अवशोषण किया जाता है। मतलब कि यह कोशिका गुच्छ जितना भी चीज को क्या किया था? एब्जॉर्ब कर लिया था, जितना भी चीज को छान के लेते आया था ब्लड से। तो जो समीपस्थ नालिका ये क्या कहता है? अरे बुड़बक, तुम लोग क्या लेके आ गया है? सारा का सारा अच्छा सब सामान लेके आ गया, ये तो ब्लड में ही रखना था। तब क्या करता है कि ये समीपस्थ नालिका जो है, समीपस्थ नालिका, ये उन सब चीज को छांटे, बोला अच्छा ये बाइकार्बोनेट आ गया है, इसको कहा ब्लड में डाल दो, ब्लड में डाल देगा। अच्छा ये वेस्ट मटेरियल है, इसको आगे बढ़ा दो, वो आगे भेज देगा। फिर जैसे ग्लूकोज, अच्छे अरे बुड़बक, तो तुम ग्लूकोजो को लेते आया है, तब ग्लूकोज को क्या करेगा? फिर से उसको वापस ब्लड में भेजेगा और जो वेस्ट मटेरियल है उसको आगे भेज देगा। तो क्या क्या यहाँ पे बाहर निकल फिर से ब्लड में भेजता है? एक तो जल को भेज देगा, दूसरा खनिज को भेज देता है, बाइकार्बोनेट को, और क्या कि यहाँ पे जो ग्लूकोज सब भी आया हुआ रहता है उसको एब्जॉर्ब करके दोबारा से ब्लड में भेज देगा। ये काम किसका है? संवलित नालिका जो है, समीपस्थ संवलित नालिका, उसका काम क्या है कि जो भी मटेरियल है वह डिसाइड करता है कि अब क्या रखना है और क्या छोड़ना है, क्या आगे भेजना है और क्या वापस ब्लड में भेजना। तो ब्लड में क्या भेज देगा कि पहले से जो लवण आया था, जल आया था, खनिज आया था, बाइकार्बोनेट आया था, सबको भेज दिया वापस ब्लड में। अब क्या होगा कि जैसे ही ये इन सबको भेजा, इसका एक काम और रहता है, ये हाइड्रोजन का स्रावन करता है। मतलब है ये हाइड्रोजन का स्रावित करता है। क्यों करता है? ताकि जो ब्लड है, उस जो यूरिन है, जो ब्लड है, उसका अम्लीयता बना हुआ रहे। जो यूरिन था उसका क्या हुआ? अम्लीयता बना हुआ रहे। यह हाइड्रोजन आयन का स्रावन कर, जिसके कारण मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होता है? मूत्र की प्रकृति अम्लीय, मतलब कि इसका pH 6 रहता है। वो किसके कारण 6 रह रहा है? वो है हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन निकलने के कारण से ही ये अम्लीय रहता है। और इसका pH मान भैया कितना रहेगा? pH रह पाया जाता है 6। तो संवलित नालिका जो है, इसका काम आप समझे कहाँ पे पाया जाता है कि बोमन संपुट से जो नीचे वाला भाग है, ये जो है इसको क्या कहते हैं? समीपस्थ नालिका कहते हैं, समीपस्थ संवलित नालिका कहते हैं। इसका काम क्या है कि जो भी मटेरियल था, जो ये डिसाइड करेगा कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, ये आगे भेज देगा। कहाँ भेजेगा? हेनले लूप के पास भेजता है। भैया ये जो यू आकार का बना हुआ है, ये जो यू आकार का बना हुआ है, ये यहाँ से ये पूरा यू आकार को जो बना हुआ, इसी को कहा जाता है हेनले लूप। इसको क्या कहते हैं? हेनले लूप कहा जाता है। नेफ्रॉन में यू आकार कैसा है? यू आकार की संरचना हेनले लूप कहलाती है। जो भी यू आकार का है ये वाला पोर्शन, यही क्या कहलाएगा? हेनले लूप कहलाती है। हेनले लूप लगभग 5% तक अवशोषण करता है। फिर से जो ये समीपस्थ नालिका अवशोषण नहीं कर पाया, फिर से ये जो हेनले लूप है उसमें से कुछ ना कुछ मटेरियल को निकाल के फेंकेगा। तो ये इतना क्लियर हुआ कि हेनले लूप आपको समझ में आ गया। तीसरा क्या है कि दूरस्थ संवलित नालिका। एक हमारा तो समीपस्थ था, अब क्या दूरस्थ, मतलब कि इससे दूर। हेनले लूप के बाद क्या आता है? दूरस्थ संवलित नालिका। यह दूरस्थ संवलित नालिका क्या करता है? यह संग्रहित नालिका से को जोड़ने का काम करेगा। क्या करेगा यह काम? संवलित नालिका संग्रहित नालिका में जोड़ने का काम करता है। नेफ्रॉन का यह अंतिम भाग है जो संग्रहक नालिका से जुड़ा होता है। कहाँ होता है? संग्रहक नालिका, मतलब इस वाले नालिका से यह जुड़ा हुआ रहता है। यह लगभग 20% H2O NaCl HCO3 का अवशोषण। कितना? 20%। सोचो। तो नेफ्रॉन अगर पूरा का पूरा हिस्ट्री देखें, डायग्राम अगर समझे, तो सबसे पहले क्या था
ये इस वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है बोमन संपुट। और बोमन संपुट में क्या पाया जाता है? कोशिका गुच्छ पाया जाता है। ये कोशिका गुच्छ यहीं से सबसे पहला ब्लड क्या होता है? छानना का स्टार्ट हो गया, यहीं पे ब्लड को छानता है। लेकिन ये कोशिका गुच्छ बहुत सारे चीज को छान नहीं पाता, ये आगे भेज देगा। कहाँ भेजता है? समीपस्थ बोमन संपुट के पास भेजेगा। और बोमन संपुट क्या करता है? ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ये आगे भेजेगा किसके पास? समीपस्थ संवलित नालिका के भेज देता है। ये समीपस्थ संवलित नालिका क्या करता है? अरे बुड़बक, तुम लोग क्या किया है कि सारा का सारा अच्छा मटेरियल तो लेके ही आ गया तुम। ये तो कहाँ देना था? ब्लड में ही छोड़ देना था, लेकिन तुम क्या किया कि बुद्धू की तरह उठा के लेते आया। अब इसको वापस भेजो। तो ये क्या करेगा? समीपस्थ नालिका उसमें चुन चुन के जो अच्छा चीज है उसको वापस भेजेगा, जो खराब चीज है उसको नीचे धकेलते जाएगा, हेनले लूप में भेज देगा। अब आता है हेनले लूप। हेनले लूप क्या है कि ये जो यू के तरह है, यू के आकार का बना हुआ स्ट्रक्चर है इतना सा, ये कहलाता है हेनले लूप। ये भी 5% लगभग क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है। उसके बाद हेनले लूप के बाद यहाँ आ जाएगा आपका ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है दूरस्थ संवलित नालिका। ये दूरस्थ संवलित नालिका का काम है कि इन पाइप्स को, हेनले लूप का ये जो पाइप है, ये जो है रास्ता है, इसको ये संग्राहक नालिका से जोड़ता है। किससे जोड़ेगा? संग्राहक दूरस्थ नालिका किससे जुड़ा? संग्राहक नालिका से। ये संग्राहक नालिका में क्या होगा कि ये कलेक्टिंग डक्ट है, मतलब कि जो भी यहाँ से मटेरियल आया, जो भी तरल पदार्थ आया, सब कहाँ जमा होगा? इस संग्राहक में, नालिका में। इसके बाद ये जो संग्राहक नालिका है वो जुड़ा होता है मूत्रवाहिनी से। किससे जुड़ा होता है? मूत्रवाहिनी से। मूत्रवाहिनी का कार्य क्या है कि किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को ले जाना। मतलब कि किडनी है, मान लो यहाँ पे किडनी है और यहाँ क्या है? मूत्राशय है। यहां तक लेके कौन जाएगा? यही मूत्रवाहिनी लेके जाता है वहां तक मूत्र को। भैया ये जो लंबा कितना होता है मूत्रवाहिनी, ये कितना बड़ा होगा? ये लगभग मानव में 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा पाया जाता है। कितना होगा? 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा। भैया देखो, मूत्रवाहिनी जो है ये एक रास्ता है, एक ये वैन है ऐसे, जिससे होकर क्या जाएगा? मूत्र जाके कहाँ जाता है? वो चला जाता है मूत्राशय में, और मूत्राशय में जाके स्टोर होगा। उसके बाद वहां से निकल जाए। कितना स्टोर होता है? 300 से लगभग 500 ml तक स्टोर कर सकता है। अगर हम बात करें कि किडनी जो है वो प्रति मिनट कितना फिल्टर करता होगा पानी को? प्रति मिनट, 1 मिनट में वो कितना करता है? 125 ml। कितना? 125 ml पानी को, ब्लड को फिल्टर करता है। उसके बाद अगर दिन भर में बात करें तो 180 लीटर ब्लड को वो फिल्टर करेगा। सोचो कितना। भैया आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे बॉडी में तो 5 ही लीटर ब्लड है, फिर 180 लीटर कैसे फिल्टर करेगा? भैया ये ब्लड तो घूमते रहता है ना, ये बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो जब ये बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो वापस से क्या है? इसी के पास जाता है, फिर फिल्टर करता है, फिर जाता है, फिर फिल्टर करेगा, फिर जाएगा। तो दिन भर में कितना? लगभग 180 लीटर ये फिल्टर कर लेता है। अब बात करें कि मूत्र में क्या क्या पाया जाता है? मूत्र में आखिर रहता क्या? इसके पास रहता है 90% जो है वो 95% जल रहता है। यूरिया कितना रहेगा? 2.7 रहेगा। और उसके बाद खनिज कितना रहता है? 2% रहेगा। और यूरिक अम्ल कितना? 0.3% पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि हम लोग जैसे कि आदमी में देखेंगे, किसी में जानवर में देखे होंगे कि उसका जो मूत्र है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला। तो मूत्र कैसा होगा? हल्का पीला होता है। और किसके कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। रंग कैसे, क्यों हुआ पीला? भैया मूत्र का रंग पीला क्यों हुआ? वो हुआ यूरोक्रोम के कारण से, वो जैसा दिखाई देता है।